हेलो एवरीवन। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहला चैप्टर है वो है सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स, और यहीं से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। ये सबसे बेसिक चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ये काफ़ी टाइम तक चलेगा और ये बेसिक चैप्टर है तो इसको सब लोग पढ़ेंगे, 11th के भी 12th के भी, और जो नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। अब सबसे पहले मैं यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन बता देता हूँ जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्लासिफिकेशन कर रखे हैं। ये आपको देखो याद नहीं करना है, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से कंपाउंड्स होते हैं और उनके नाम क्या क्या होते हैं, किस डिवीज़न के अंदर वो कंपाउंड्स आते हैं। तो सबसे पहले जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन हुआ है वो हुआ है एसाइक्लिक ओपन चेन और साइक्लिक क्लोज चेन कंपाउंड्स में। ये दो कैटेगरी हैं जहाँ ओपन चेन कंपाउंड्स हैं और ये क्लोज चेन कंपाउंड्स हैं। देखो नाम से पता चल रहा है ओपन चेन कंपाउंड्स, जो ओपन चेन के कंपाउंड होंगे जिनमें रिंग प्रेजेंट नहीं होगा, सिंपल कंपाउंड होंगे, सिंपल चेन कंपाउंड। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा है मैंने, ईथेन और एसिटिक एसिड। ये कॉमन नेम है और ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। अब देखो जो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगी इसमें कॉमन नेम्स बहुत ज़्यादा हैं, तो मैं टाइम टू टाइम आपको कॉमन नेम्स बताऊँगा। अब कॉमन नेम्स याद करने का तरीका यही होगा कि जो मैं आपको बताऊँगा ना टाइम टू टाइम कि कैसे कैसे कॉमन नेम्स याद करने हैं, आप बस उन्हीं को याद करना। या फिर एक जगह जैसे मैंने ये यहाँ पर बताया तो इनको अलग कॉपी पर नोट करके, अलग पेज पर नोट करके, क्योंकि पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काफ़ी सारे कॉमन नेम्स हैं। रिएक्शंस भी कॉमन नेम से ही आती हैं बोर्ड्स में और नीट के पेपर में भी। तो एसिटिक एसिड कॉमन नेम है, इसको ध्यान रखना थोड़ा। इथेनोइक एसिड, क्योंकि 2 कार्बन है, इसका आईयूपैक नेम इथेनोइक एसिड और कॉमन नेम एसिटिक एसिड। अब आते हैं क्लोज चेन कंपाउंड्स पर। क्लोज चेन कंपाउंड्स वो होंगे जो जिनके पास रिंग होगा, रिंग वाले कंपाउंड्स क्लोज चेन कंपाउंड्स होंगे। अब देखो क्लोज चेन में भी 2 पार्ट आते हैं, होमो और कार्बोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। होमो वर्ड से ही क्लियर हो रहा है, होमो मीन्स होता है सेम और हेट्रो मीन्स होता है डिफरेंट। तो होमो मीन्स होगा सेम, तो हैविंग सेम एलिमेंट्स एटम्स इन द रिंग, जिनके अंदर सेम एलिमेंट होगा। मतलब जैसे कार्बन है तो कार्बन ही कार्बन पूरे रिंग के अंदर होगा, नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन ही होगा। वो होते हैं होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स में ऐसा नहीं है, उसमें होगा डिफरेंट एलिमेंट्स इन द रिंग, मतलब अलग अलग एलिमेंट्स उस रिंग के अंदर प्रेजेंट होंगे। जैसे मैंने यहाँ पर एक कॉमन नेम लिखा है, ये भी एक कॉमन नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, पायरिडीन। पायरिडीन जिसमें नाइट्रोजन है, कार्बन 5 है। तो कार्बन के अलावा और कोई एलिमेंट अगर रिंग के अंदर आ जाता है, या फिर जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन होता है सब में और यहाँ पर नाइट्रोजन आता है, तो वो भी हेट्रोसाइक्लिक होगा। अगर पूरे में कार्बन कार्बन होगा तो वो होमोसाइक्लिक होगा। दे कैन बी एरोमेटिक और कैन नॉट बी एरोमेटिक। अब देखो और एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक क्या कंपाउंड्स होते हैं वो तो मैं आगे बताऊँगा। बस आप यहाँ पर तो ये ध्यान रख लीजिए कि जो पायरिडीन है वो यहाँ पर एरोमेटिक कंपाउंड्स है, ये एरोमेटिक है। 2 कैटेगरी हैं, एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक। तो ये दोनों हो सकते हैं, इसमें एरोमेटिक भी हो सकता है और नॉन एरोमेटिक भी हो सकता है। ये तो एरोमेटिक हो गया। अब मैं अगर नॉन एरोमेटिक लिखूँ तो जैसे कार्बन कार्बन, इसमें मैं यहाँ पर नाइट्रोजन लिख देता हूँ, ये हो जाएगा हेट्रोसाइक्लिक के अंदर ही होगा, नाइट्रोजन आ रहा है कार्बन आ रहा है, लेकिन ये एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है, ये एरोमेटिक कंपाउंड है। दोनों के मैंने एग्जांपल दे दी, ये एरोमेटिक है और ये नॉन एरोमेटिक। उसके बाद होमोसाइक्लिक को ही 2 पार्ट्स में डिवाइड करा गया है, एलिसाइक्लिक जिनको एलिफेटिक कंपाउंड्स भी बोलते हैं और एरोमेटिक कंपाउंड्स। अब एरोमेटिक वही वाले कंपाउंड्स हैं जो मैंने ये बताया। तो एरोमेटिक तो मैं आगे बताऊंगा, बस इतना ध्यान रखो कि हकल्स रूल फॉलो करते हैं। हकल्स रूल भी इसी चैप्टर में आगे पढ़ा जाएगा, तो उसकी टेंशन मत लीजिएगा। अब एलिसाइक्लिक और एलिफेटिक ये दोनों नाम सेम ही है, एलिफेटिक ज़्यादातर ये यूज़ होता है, एलिफेटिक कंपाउंड्स। अब ये वो कंपाउंड्स होते हैं जो सिंपल चेन होते हैं, मतलब जो एरोमेटिक नहीं होते हैं वो सारे एलिफेटिक कंपाउंड्स में आएंगे। जैसे कि ये 2 एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखा है, विच आर नॉट एरोमेटिक दैट इज सिंपल रिंग कंपाउंड्स। 2 एग्जाम्पल हैं, साइक्लोहेक्सेन और साइक्लोहेक्सीन। अब देखो साइक्लोहेक्सीन जो है, इसमें कभी कभी स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि एक डबल बॉन्ड की जगह 3 डबल बॉन्ड दिखा देते हैं। अब 3 डबल बॉन्ड यहाँ पर नहीं दिखाने हैं क्योंकि वो बेंजीन बन जाएगा। यहाँ पर साइक्लोहेक्सीन बनाया है, हेक्सीन ईन तो वर्ड आया है, लेकिन उन्होंने ये थोड़ी बोला है कि 3 तुम डबल बॉन्ड लाओ, एक ही डबल बॉन्ड वहाँ पर यूज़ होगा। तो ये ध्यान रखना साइक्लोहेक्सीन और बेंजीन में क्या डिफरेंस होता है। अब एरोमेटिक कंपाउंड्स 2 तरीके के हैं। एरोमेटिक कंपाउंड्स को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड करा गया है, बेंजेनॉइड कंपाउंड्स और नॉन बेंजेनॉइड कंपाउंड्स। बेंजेनॉइड कंपाउंड्स वो कंपाउंड होंगे जिनके अंदर बेंजीन रिंग प्रेजेंट होगा। नॉन बेंजेनॉइड कंपाउंड वो होंगे बेंजीन रिंग एब्सेंट, जिसमें बेंजीन रिंग एब्सेंट होगा। तो बेंजेनॉइड में रिंग
प्रेजेंट है, और ये होता है बेंजीन। ये कॉमन नेम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार यूज़ होगा। इसी में एक एनिलीन मैंने नेम लिखा है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, तो इसको भी ध्यान रखना। कॉमन नेम है इसका एनिलीन। बेंजीन के ऊपर एक NH2 लगा दो तो वो एनिलीन बन जाता है। अब उसके बाद अगला कंपाउंड जो है वो है नेप्थलीन। नेप्थलीन थोड़ा कम यूज़ होता है, ये आपके NCERT में ये बिल्कुल ऐसे कैसे स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो मैंने यहाँ पर बनाया है ताकि अगर आ जाए कि एरोमेटिक है या नहीं है। ये तीनों ही एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, क्योंकि एरोमेटिक के अंदर ही तो दोनों डिवाइडेड है। तो बेंजीन रिंग इसके अंदर रिप्रेजेंट है, इसमें 2 बेंजीन रिंग है। अब आता है नॉन बेंजीनोइड कंपाउंड्स पर। नॉन बेंजीनोइड कंपाउंड्स, अब ये मत सोचना कि नॉन एरोमेटिक होंगे, नहीं, इसमें बेंजीन रिंग नहीं होगा, लेकिन ये एरोमेटिक ज़रूर होंगे, क्योंकि एरोमेटिक के अंदर उसी कैटेगरी के अंदर कंपाउंड्स आ रहे हैं, तो ये एरोमेटिक तो होंगे ही होंगे, ये तो कन्फर्म है। अब देखो ट्रोपोलॉन। ट्रोपोलॉन इज़ वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल जो आपकी NCERT में बना हुआ है, और पूछा भी जा सकता है कि नॉन बेंजीनोइड में आता है, बेंजीनोइड में आता है, और ये भी पूछ सकते हैं कि एरोमेटिक है या नहीं है, तो ये एरोमेटिक है क्योंकि कैटेगरी तो एरोमेटिक की ही है। तो बेंजीन रिंग भले से एब्सेंट है, लेकिन एरोमेटिक कैरेक्टर्स तो इसमें भी हैं। ट्रोपोलॉन एग्जाम्पल है। तो ये हुआ क्लासिफिकेशन। अब इसके बाद मैं कुछ कैटेगरीज बताऊंगा कि कौन कौन से डिग्री के कार्बन होते हैं, जिनसे जितने कार्बन अटैच हो उनको क्या कहते हैं, तो वही आप देखिएगा यहाँ पर। जैसे 3 कैटेगरी के कार्बन होते हैं। पहला कार्बन होगा 1 डिग्री कार्बन। 1 डिग्री कार्बन वो कार्बन होगा जिस कार्बन से सिर्फ एक ही कार्बन अटैच होगा। जैसे ये कार्बन है, इससे 3 हाइड्रोजन कनेक्टेड है, और अलग से सिर्फ एक कार्बन इससे बॉन्डेड है, तो जिससे एक कार्बन बॉन्डेड होगा वो 1 डिग्री कार्बन होगा। 2 डिग्री कार्बन में ऐसा नहीं होगा। 2 डिग्री कार्बन में जिस कार्बन को आप 2 डिग्री बोलोगे, उस कार्बन का 2 कार्बन से अटैच होना ज़रूरी है। जैसे यहाँ पर 2 हाइड्रोजन से अटैच है, 2 कार्बन, हाइड्रोजन तो अटैच होंगे ही 2, क्योंकि वैलेंसी ही 2 बची, 4 वैलेंसी होती है ना कार्बन की, तो 2 तो कार्बन से अटैच हो गए, 2 हाइड्रोजन से। तो बस इतना ध्यान रखना, जो कार्बन 2 कार्बन से अटैच होगा वो 2 डिग्री कार्बन होगा। और तीसरी कैटेगरी में आता है 3 डिग्री कार्बन। 3 डिग्री कार्बन वो कार्बन होगा जो 3 कार्बन से जुड़ा हुआ होगा। जैसे ये कार्बन है, ये 1 2 3, 3 कार्बन से सराउंडेड है, तो इसको बोलेंगे 3 डिग्री कार्बन। अब ऐसा मत कर देना कि जैसे मैंने अभी बोला 2 कार्बन से कनेक्टेड है तो सेकंड डिग्री हो गया, तो आप ये कहो ये भी तो 2 कार्बन से कनेक्टेड है, तो इसको हम सेकंड भी बोल देते हैं, थर्ड भी बोल देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। 3 कार्बन से अटैच है तो थर्ड डिग्री ही बोलोगे, सेकंड डिग्री बिल्कुल नहीं आएगा, थर्ड डिग्री ही आएगा। सेकंड डिग्री सिर्फ 2 कार्बन से, सिर्फ जो वर्ड आ रहा है सिर्फ 2 कार्बन से अटैच होना चाहिए। अब इसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कभी कभी प्रीफिक्सेस यूज़ होते हैं कॉमन नेम्स में। मतलब 2 चीज़ होती हैं, एक होता है प्रीफिक्स, एक होता है सफिक्स। तो प्रीफिक्स वो होते हैं जो पहले लगते हैं, किसी भी नेम से पहले जो लगेंगे वो होंगे प्रीफिक्स। जो किसी भी वर्ड के बाद लगते हैं लास्ट में, उनको कहेंगे सफिक्स। तो ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं, P फॉर पहले, तो जो पहले आएगा वो प्रीफिक्स होगा। जैसे सबसे पहला प्रीफिक्स मैं बता रहा हूँ आइसो। आइसो प्रीफिक्स जैसे यहाँ पर लिखा आइसोप्रोपाइल, आइसोब्यूटाइल और आइसोपेंटाइल। अब इनको आप एक बार समझ लो, बनाना बहुत आसान हो जाएगा, बहुत ज़्यादा। देखो, आइसो कौन से कंपाउंड्स को कहेंगे? आइसोप्रोपाइल, 3 कार्बन है प्रोपाइल, और जब भी आइल वर्ड यूज़ होता है तो आइल वर्ड यूज़ तभी होगा जब एक कार्बन की एक वैलेंसी फ्री होगी। यहाँ पर एक वैलेंसी फ्री है R ग्रुप, यहाँ पर कुछ भी अटैच हो सकता है। तो मैंने क्या बताया कि जब भी आइल वर्ड यूज़ होगा मतलब एक वैलेंसी फ्री होगी उस कंपाउंड की, और आइसो वर्ड यूज़ होगा तो वो मैं अभी बताता हूँ कि कैसे कैसे कंपाउंड बनाना है। अब देखो, जब आप आइसो कंपाउंड बनाएंगे तो सबसे पहले देखना कि सबसे पहले एक कार्बन ड्रॉ करना ही वाला है, एक कार्बन, उसके बाद उसके ऊपर एक हाइड्रोजन बनाना, उस हाइड्रोजन बनाने के बाद एक CH3 ग्रुप, उसके बाद दूसरा CH3 ग्रुप, आगे जाके R ग्रुप। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक कार्बन के ऊपर सबसे पहले हाइड्रोजन, उससे 2 कार्बन को कनेक्ट करना। आइसो की शुरुआत प्रोपाइल से होती है, 3 कार्बन कंपाउंड से होती है। तो कार्बन के ऊपर सबसे पहले हाइड्रोजन, उसके बाद एक और कार्बन, उसके बाद एक और कार्बन, उसके बाद जो वैलेंसी फ्री हुई वो R। अब ये दोनों बताऊंगा तो क्लियर हो जाएगा कैसे होते हैं आइसो के कंपाउंड्स। अब देखो, आइसोब्यूटाइल। आइसोब्यूटाइल में मैंने बताया आइसो तो शुरू वैसे ही करना है, एक कार्बन लिखो, उसके ऊपर एक हाइड्रोजन बनाओ, फिर 2 कार्बन से कनेक्ट करो। अब 2 कार्बन से कनेक्ट हो गया, अब देखो क्या लिखा है, ब्यूटाइल। ब्यूटाइल मतलब होगा 4 कार्बन, और जो चौथा वाला कार्बन होगा उसमें आइल आ रहा है तो उसकी वैलेंसी फ्री होगी, R ग्रुप कुछ भी अटैच हो सकता है वहाँ पर। तो ये यूनिट तो फिक्स है, देखिए जैसे मैंने यहाँ पर बनाया है, ये
ये यूनिट तो हमेशा ही फिक्स रहनी है, इसको आप कभी भी चेंज नहीं करेंगे आइसो के उसमें। कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन और 2 कार्बन। आइसोब्यूटाइल में पहले कार्बन लिखा, एक हाइड्रोजन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन। अब जो चौथा बचा उसको आगे लगाओ CH2 और R ग्रुप उससे अटैच करो, जो भी दिया होगा आइसो कुछ आगे कंपाउंड का नाम दिया होगा उसके बेसिस पर आप R ग्रुप लगाएंगे। अब है आइसोपेंटाइल। अब पेंटाइल में भी देखो वही करना है, बस कंसेप्ट आपको ये समझ में आना चाहिए प्रोपाइल में कैसे करना है। आइसो बनाना कैसे है, कार्बन पर एक हाइड्रोजन लिखेंगे, फिर दूसरा कार्बन लिखेंगे, फिर तीसरा कार्बन लिखेंगे, फिर बचे कितने, 3 तो यहाँ पर आगे 2 बचे, तो एक को आगे लगाओ, कितने हुए 4, फिर 5वें को भी आगे लगाओ, 5वें पर आई लगेगा तो R ग्रुप फ्री हो जाएगा। तो आइसो की क्या हुई, एक बार समराइज़ कर देता हूँ मैं। कार्बन के ऊपर एक हाइड्रोजन, फिर एक कार्बन, फिर एक कार्बन, उसके बाद जितने भी आगे बोलते जाएंगे ब्यूटाइल पेंटाइल, मतलब 4 कार्बन 5 कार्बन, वो उसके आगे लगाते जाना, बस आइसो में ये देखना है। अब नेक्स्ट जो प्रीफिक्स है वो है सेक, मतलब सेकेंडरी कार्बन होगा वो जिससे अटैच होगा R ग्रुप। अब देखो सेकेंडरी कार्बन क्या बताया था मैंने, जो 2 कार्बन से अटैच होगा वो सेकेंडरी कार्बन होगा। अब देखो सेकेंडरी बनाने का तरीका, हमेशा R ग्रुप सेकेंडरी कार्बन से ही अटैच करना और सबसे लास्ट में करना। सबसे पहले स्टार्टिंग में कैसे होगा, ब्यूटाइल है 4 कार्बन, एक कार्बन बनाओ, दूसरा कार्बन बनाओ, तीसरा कार्बन बनाओ, चौथा कार्बन, उसके ऊपर एक हाइड्रोजन लगाकर R ग्रुप अटैच कर दो, बस सबसे लास्ट वाले कार्बन पर अटैच होगा और वो 2 डिग्री कार्बन है इस टाइम। बाद में अगर CH3 यहाँ पर लगता है तो वो 3 डिग्री बन जाएगा, लेकिन सेक वर्ड इसलिए यूज़ हुआ है क्योंकि सेकेंडरी कार्बन पर वो जुड़ने वाला है। कार्बन दोबारा बताता हूँ, एक कार्बन लिखो, दूसरा कार्बन लिखो, फिर थर्ड, उसके बाद नीचे फोर्थ और ऊपर हाइड्रोजन, और 4 कार्बन पूरे हो गए तो उस वाले कार्बन से R ग्रुप अटैच कर दो। ये मत करना कि इस वाले से आगे आके R ग्रुप अटैच कर रहे हो, वो गलत हो जाएगा। तो सेकेंडरी और आइसो में डिफरेंस समझ लेना। आइसो में ये यूनिट शुरू की सेम रहेगी, इसमें बाद वाली यूनिट हमेशा सेम रहती है। अब देखो पेंटाइल का बता दूँ मैं कि सेकेंडरी पेंटाइल में कैसे होगा। सबसे पहले 5 कार्बन है, पेंटाइल है, और एक कार्बन से R ग्रुप जुड़ेगा, कार्बन लिखो, फिर सेकंड कार्बन, फिर थर्ड कार्बन, फिर फोर्थ और ये फिफ्थ, उसके बाद R ग्रुप। तो बनाना कैसे है पेंटाइल को, बस ये इतना ध्यान रखना, 2 कार्बन मुझे लास्ट के लिए बचा के रखने हैं जिनसे मुझे R ग्रुप जोड़ना है। उससे पहले जैसे 2 कार्बन मैंने यहाँ पे लगा, ये तो लगने ही लगने हैं, उससे पहले 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन को आप इसी सीरीज़ में लिखेंगे। 6 होता तो यहाँ पर मैं एक कार्बन और लिख देता, 1 2 3 4 5 6, इसी कार्बन से हमेशा अटैच होगा R ग्रुप। तो ये ध्यान रखना सेकेंडरी और आइसो में क्या होता है, क्योंकि ये प्रीफिक्सेस आपकी NCERT में भी दे रखे हैं, और लेकिन उसमें इतने सारे कंपाउंड्स नहीं है, 1 या 2 ही एग्जाम्पल मुश्किल से दिए हैं उन्होंने, लेकिन उसमें समझ नहीं आएगा आपको पढ़ने से। जैसे मैं बता रहा हूँ बनाना, वो देख लो, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। टर्शरी, टर्शरी कार्बन उस कार्बन को कहते हैं जिससे 3 कार्बन अटैच हों, जैसे 3 डिग्री कार्बन था वैसे ही टर्शरी कार्बन होगा, 3 टर्शरी कंपाउंड। अब यहाँ पर देखो ब्यूटाइल, टर्शरी ब्यूटाइल, TERT मीन्स टर्शरी, एक कार्बन बनाओ, उसके हर तरफ कार्बन बना दो। जैसे मैंने यहाँ पर कार्बन बनाया, एक और कार्बन, फिर एक और कार्बन, फिर एक और कार्बन, फिर R ग्रुप, ठीक है। टर्शरी, टर्शरी कार्बन से ही जुड़ना चाहिए, मतलब जो कार्बन 3 कार्बन से सराउंडिंग हो उसी से R ग्रुप जुड़ेगा। जैसे यहाँ पर जो कार्बन 2 कार्बन से सराउंडिंग हो उसी से R ग्रुप जुड़ेगा। अब इससे मत जोड़ देना, ये सेकंड डिग्री है तो इसी वाले से जुड़ेगा, ठीक है। टर्शरी समझ में आया, 3 कार्बन एक कार्बन के चारों तरफ लिखो और R ग्रुप बना दो, तो 4 कार्बन हो गए ब्यूटाइल, टर्शरी ब्यूटाइल। अब पेंटाइल देखो यहाँ से क्लियर हो जाएगा। पेंटाइल बनाने में जैसे आइसो में सेक में किया था, सॉरी इसमें सेकेंडरी में करा था, इसमें भी पहले CH3 को पहले लगाओ, ये वाले यूनिट को सेम रखो आगे जाके, CH3 CH2 एक कार्बन, फिर ये वाला कार्बन, फिर ये वाला कार्बन, फिर R ग्रुप, इस वाले कार्बन से ही हमेशा R ग्रुप अटैच होगा। जो 2 कार्बन बचे हुए हैं, मतलब जो एक कार्बन बचा हुआ है, ब्यूटाइल तो सेम का सेम रहेगा, ये पूरा ये ऐसी का ऐसी रहना है। पेंटाइल है 5 कार्बन, तो पहले से एडजस्ट करके चलो, 4 कार्बन तो मुझे यहाँ पर बनाने ही बनाने हैं, बचा मेरा एक कार्बन, उसको मैं इसके पीछे लगाऊंगा ताकि ये पेंटाइल बन जाए, 5 कार्बन का कंपाउंड टर्शरी पेंटाइल, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। इसके बाद और भी प्रीफिक्सेस हैं, जैसे अगला आता है नियो। नियो एक प्रीफिक्स है। अब नियो प्रीफिक्स में क्या करना है वो ध्यान से देखना
क्योंकि ये 3-4 हैं जो अगर ध्यान में रहेंगे तो डिफरेंस क्लियर होगा तभी, अगर आप ध्यान से सुनोगे तो। नियोपेंटाइल हमेशा 5 कार्बन कंपाउंड से ही नियो की शुरुआत होती है। नियोपेंटाइल 5 कार्बन होंगे तभी उसको नियो बोल सकते हो, वरना नहीं। पेंटाइल को एक और नेम बोला जाता है अमाइल। अमाइल भी एक नेम है जो पेंटाइल को आप अमाइल बोल सकते हैं। कहीं कहीं बहुत कम यूज़ होता है अमाइल, लेकिन इमरजेंसी में कभी धोखे से आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि अमाइल क्या होता है। ठीक है, तो नियो में क्या होगा वो देखना। नियो में एक कार्बन लो, अभी तो टर्शियरी मैंने क्या बताया था, 3 कार्बन से सराउंडिंग करो। अब उस कार्बन को 4 कार्बन से सराउंड करो, एक कार्बन, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, जो बचा है लास्ट वाला कार्बन उससे आर ग्रुप अटैच कर दो। बस ये यूनिट पूरी की पूरी सेम रहनी है, पेंटाइल हेक्साइल कितने भी हों नियो के कंपाउंड्स में। ठीक है, एक कार्बन को चारों कार्बन से सराउंड कर दो और जो कार्बन लास्ट वाला है उसमें आर ग्रुप अटैच करो, वो होगा नियो का कंपाउंड। अब नियो हेक्साइल यहाँ से देखना, यहाँ से क्लियर होगा अच्छे से कि कैसे नियो बनाया जाएगा। मैंने क्या बोला, एक कार्बन लो, उससे आप 5 कार्बन तो ये रहेंगे, ये वाली यूनिट फिक्स। अब जैसे टर्शियरी में करा था कि जो यूनिट है उससे पहले एडजस्ट करो कि इसमें तो 5 कार्बन आएंगे ही आएंगे, 6 कार्बन का कंपाउंड मुझे बनाना है, तो 6 कार्बन का कंपाउंड बनाने के लिए मुझे इस वाले कार्बन से पहले एक कार्बन जोड़ना होगा। लेकिन अभी भी ये वाला कार्बन 4 कार्बन से सराउंडिंग है तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब ये यूनिट तो फिक्स रहनी है पूरी। अब आगे 7 कार्बन का कंपाउंड होगा तो इसके आगे लगाते जाओ, 8 का होगा तो इसके यहाँ पर लगाओ, लेकिन ये यूनिट सेम रहेगी जिससे आर ग्रुप जुड़ेगा। ये ध्यान रखना नियो में क्या होता है। अब ट्वेल्थ में कुछ कुछ प्रीफिक्सेस हैं, जैसे अलाइल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रीफिक्स है जो काफ़ी बार यूज़ होता है। अलाइल बहुत कॉमन है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जो बुक आती है उसके अंदर इससे लेके काफ़ी रिलेटेड क्वेश्चंस हैं कंपाउंड्स के नाम, तो ध्यान देना। अलाइलिक कंपाउंड्स कैसे बनेंगे, ये यूनिट पूरी फिक्स रहेगी। अलाइलिक में 3 कार्बन बनाओ, सबसे पहले जो शुरू के 2 कार्बन हैं उनके बीच में डबल बॉन्ड लगाओ, तीसरा कार्बन बनाओ और तीसरे कार्बन से आर ग्रुप जोड़ दो, और जिससे आर ग्रुप जुड़ेगा उसको बोलेंगे अलाइलिक कार्बन। मैं रिपीट करता हूँ, एक कार्बन ये है, दूसरा कार्बन ये है। सबसे पहले अलाइलिक में 3 कार्बन बनेंगे, सबसे पहले तीनों कार्बन बनाओ और जो शुरू के कार्बन है उनमें डबल बॉन्ड, तीसरा कार्बन बना कर उससे आर वैलेंसी जोड़ो। अब जैसे ये है, रिंग में अलाइल कैसे होगा, अलाइल कार्बन ये है, जैसे यहाँ पर अलाइल कार्बन नहीं था जिससे आर ग्रुप अटैच था, देखो ये कार्बन है, ये वाला कार्बन है, ये वाला कार्बन है, इन दो शुरू के 2 कार्बन में डबल बॉन्ड लगाया मैंने, तीसरे कार्बन से मैंने आर ग्रुप अटैच करा और इसको बोला अलाइलिक कार्बन। तो अलाइलिक कार्बन कौन सा कार्बन होगा, वही डबल बॉन्ड के नेक्स्ट वाला जो कार्बन है जिससे आर ग्रुप अटैच है वो होगा। ये यूनिट अलाइल की यूनिट है, तो इसको बिल्कुल ध्यान रखना कि अलाइल की यूनिट कौन सी यूनिट होती है। क्योंकि अलाइल के बाद मैं सीधे विनाइल बताता हूँ, विनाइल, क्योंकि इन दोनों में डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। विनाइल में क्या है, 2 कार्बन लिखो, उनके बीच में डबल बॉन्ड लगाओ और इसी कार्बन से आर ग्रुप जोड़ दो, बस। विनाइल और अलाइल में यही अंतर होगा कि 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगाओ और आर ग्रुप, लेकिन यहाँ पर डबल बॉन्ड के बाद एक और कार्बन था उससे आर ग्रुप अटैच था, विनाइल में उसी कार्बन से अटैच होगा आर ग्रुप। जैसे यहाँ पर रिंग में विनाइल किसको बोलेंगे, डबल बॉन्ड से आर ग्रुप जो जुड़ा होगा इस कार्बन को बोलेंगे विनाइलिक कार्बन बोल सकते हैं। और ये डबल बॉन्ड जैसे ये वाली, ये यूनिट को आप यहीं पर उठा के रख दीजिए, यहाँ पर 2 कार्बन है और सीधे से आर ग्रुप जुड़ा है डबल बॉन्ड कार्बन से दोनों बीच के। ठीक है, अब है बेंजाइल। बेंजाइल जो सफिक्स होता है, कभी कभी इसको स्टूडेंट्स बेंजीन ही बना देते हैं, बेंजीन से आर ग्रुप अटैच कर देते हैं जो कि फिनाइल में होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। देखो बेंजाइल में क्या होता है, एक बेंजीन बनाओ और CH2, और जैसे मैंने बताया था आइल जब वर्ड यूज़ होता है तो एक वैलेंसी फ्री होती है, तो आइल है तो आर ग्रुप यहाँ पर अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो बेंजीन बनाओ, उसके आगे CH2 ग्रुप और उसके आगे आर ग्रुप। ठीक है, इतना समझ में आया कि ऐसे करके बेंजाइल बनेगा। ये यूनिट पूरी बेंजाइल की फिक्स रहती है, ये ध्यान में रखना। जैसे कुछ एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं, बेंजाइल एल्कोहल, बेंजाइल ये बनाया पूरा, एल्कोहल OL, एल्कोहल ऑल जो वर्ड यूज़ होता है वो इनके लिए OH के लिए यूज़ होता है, हाइड्रोक्साइड ग्रुप के लिए, तो CH2 बेंजाइल एल्कोहल तो OH आ गई। बेंजाइल क्लोराइड, बेंजाइल बनाया, क्लोराइड मीन्स क्लोरीन, उसके आगे क्लोरीन लिखा। ठीक है, अब बताता हूँ फिनाइल का। फिनाइल में ऐसा यूज़ होगा, डायरेक्ट जो बेंजीन रिंग है उससे डायरेक्ट आर ग्रुप अटैच होगा। ठीक है, वो होगा फिनाइल। फिनाइल उसी को बोलेंगे, क्योंकि कभी कभी फिनाइल को भी बेंजीन बना दिया जाता है,
बहुत से बच्चे ऐसे करते हैं कि फ़िनाइल को बेंजीन बना देते हैं, इसकी पहचान उससे कर दी। ऐसा नहीं है, फ़िनाइल को बेंजाइल को अलग अलग रखना है कि तुम दोनों अलग अलग हो, एक नहीं हो। फ़िनाइल को ध्यान में रखना कि फ़िनाइल है, डायरेक्ट बेंजीन से आर ग्रुप अटैच करो। ऐसे मत बना देना कि CH2 कर दिया या फिर सिर्फ फ़िनाइल में ये बना दिया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना है, ये बुरा मान जाएगा फ़िनाइल। इस बेंजीन से डायरेक्ट आर ग्रुप अटैच करो, वो फ़िनाइल होगा। इसकी वैलेंसी फ्री रहेगी। जैसे मैं कुछ नहीं लिखूँ तो मैं ऐसे लिखूँगा इसको, इसकी एक वैलेंसी फ्री है। बेंजीन बनाऊँगा तो ऐसे बनाऊँगा, ठीक है। अब जैसे मैंने एग्जांपल लिखा फिनॉल, अब ये बेंजीन रिंग है, इससे आगे ON, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉमन नेम है फिनॉल। ये तो बहुत बार यूज़ होगा, बहुत ज़्यादा, इसको तो याद रखना अच्छे से, फिनॉल इंपॉर्टेंट है ये। अब इसके बाद है अराइल। अराइल जब प्रीफिक्स यूज़ होगा तो अराइल में क्या है देखो। अब फिनाइल और अराइल इन दोनों में भी बहुत कन्फ्यूज़न होगा, क्योंकि बिल्कुल थोड़े बहुत एक जैसे हैं, थोड़े बहुत अलग हैं। कैसे अलग हैं? जैसे अराइल होगा, अराइल में भी डायरेक्ट बेंजीन रिंग से आर ग्रुप अटैच होगा, उसको हम अराइल बोलेंगे। जब प्रीफिक्स यूज़ होगा अराइल तो बेंजीन रिंग के यहाँ पर आर ग्रुप। अब देखो अराइल इसको भी बोल सकते हैं, अराइल इसको, अब अब फिनाइल इसको नहीं बोल सकते तुम। फिनाइल के लिए यहाँ CH3 ग्रुप नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर CH3 ग्रुप आ गया है तो इसको अराइल तो बोल सकते हैं, क्योंकि बेंजीन रिंग तो है यहाँ पर और उसे डायरेक्ट आर ग्रुप अटैच है। तो अराइल तो होगा रिंग से अटैच वाला, ये आर फॉर रिंग, रिंग से डायरेक्ट अटैच ग्रुप, तो उसको कहेंगे अराइल वाले कंपाउंड्स। अराइल जो प्रीफिक्स यूज़ होगा, अराइल में बेंजीन रिंग होगा तो वो तो हमेशा ही होगा बेंजीन रिंग, उससे CH3 ग्रुप हमेशा अटैच होगा या नहीं होगा वो कोई ज़रूरी बात नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। जैसे यहाँ पर नहीं है तो इसको तुम फिनाइल बोल सकते हो, बिल्कुल बोल दोगे, लेकिन इसको फिनाइल मत बोल देना क्योंकि ये अलग है, CH3 ग्रुप यहाँ पर अटैच है। तो अराइल इसीलिए बोला है क्योंकि वो डायरेक्ट आर ग्रुप रिंग से अटैच है। तो इतना समझ में आ गया फिनाइल कब बोलेंगे और अराइल कब बोलेंगे। जैसे यहाँ लिखा है आर ग्रुप इज़ डायरेक्टली लिंक्ड टू द एरोमेटिक रिंग, इस रिंग से डायरेक्टली आर ग्रुप अटैच होगा, ठीक है। तो ये हुआ अराइल तक का प्रीफिक्स। आगे देखते हैं। अब आगे देखो, ये बहुत कॉमन है दोनों, और इनमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न इन दोनों में ही आएगी, सभी को आती है। एग्जाम्पलर में इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, कुछ कुछ दे रखी हैं उसके अंदर, तो उसके अंदर क्वेश्चंस आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। यहीं पर समझ लोगे तो वो क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। अब देखो, दो वर्ड हैं, इथाइलिडीन एल्कोहल, इथाइलीन एल्कोहल। अब देखो यहाँ पर डी आ रहा है, यहाँ पर डी नहीं आ रहा है। डी, यहाँ पर आप डी के लिए एक कीवर्ड यूज़ कर लो दो, मतलब एक ही कार्बन पर जो आगे ग्रुप लिखा होगा, जैसे अल्कोहल लिखा है तो एक ही कार्बन पर वो दोनों ग्रुप अटैच हो जाएंगे, ठीक है। इथाइलिडीन एल्कोहल, तो इथाइलिडीन दो कार्बन होगा, इथ वर्ड दो कार्बन के लिए यूज़ होता है, यहाँ पर दो कार्बन लिखे, और जो बाद वाला कार्बन है इथाइलिडीन लिखा है तो OH लगा दो, सॉरी इथाइलिडीन एल्कोहल लिखा है तो OH लगा दो। इथाइलिडीन है, डी है, तो एक ही कार्बन पर दोनों यूज़ होंगे। इथाइलीन है तो अलग अलग कार्बन पर यूज़ होंगे। जो वर्ड यहाँ पर लिखा है क्लोरीन, क्लोरीन वर्ड यहाँ पर यूज़ हुआ है, तो यहाँ पर मैंने दो क्लोरीन लगाई, यहाँ एल्कोहल यूज़ हुआ था तो OH लगाया था। अब देखो यहाँ पर यूज़ होता है इथाइलिडीन क्लोराइड, तो मैं एक ही कार्बन पर दो क्लोरीन के ग्रुप लगा देता, यहाँ पर भी क्लोरीन, यहाँ पर भी क्लोरीन। इथाइलीन एल्कोहल लिखा है तो इन वर्ड जो यूज़ होता है वो डबल बॉन्ड के लिए यूज़ होता है। यहाँ पर डबल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड को हटा के ही यहाँ पर दो क्लोरीन के एटम्स लिखे गए हैं, ठीक है। तो इन वर्ड और डी, ये याद रखना, इन में दोनों में अलग अलग लगाना है और सेम लगाने हैं जो यहाँ पर आगे लिखा होगा। जैसे यहाँ पर था इथाइलीन एल्कोहल, तो मैं इन दिया है तो यहाँ पर एक OH ग्रुप यहाँ लिखता, एक OH ग्रुप में यहाँ पर लिखता, ठीक है। इसको बोलेंगे, कॉमन नेम है ये दोनों, जेम डायऑल विसिनल डाइहैलाइड, या फिर इसको भी विसिनल डायऑल बोल देता अगर यहाँ पर दो OH लगे होते तो। VICGEM, ये दोनों ध्यान रखना, आगे के तो चेंज होते रहेंगे, ऑल भी आ सकता है, क्लोराइड कहीं भी। तो जेम वर्ड यूज़ तभी होगा जब एक ही कार्बन पर ग्रुप अटैच होंगे। VIC विसिनल तभी यूज़ होगा जब दो अलग अलग कार्बन पर ग्रुप अटैच होंगे, सेम ग्रुप, ऐसे इथाइलीन क्लोराइड, ठीक है। ये समझ में आया। अब कुछ फंक्शनल ग्रुप होते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर इतने सारे लिखे हैं, ये मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से, क्योंकि इसमें स्टूडेंट्स कभी कभी कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा ईथर है, कौन सा एस्टर है,
कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो वो सब यहाँ पर बताए जाएंगे। ये आपको पता होगा एल्डिहाइड, इसमें RCOOH, H ये यूनिट फिक्स रहेगी, COOH, R ग्रुप कुछ भी होगा, एल्डिहाइड इसको बोलेंगे। कीटोन्स में जो COO का ग्रुप है ये फिक्स रहेगा, इसके R पर यहाँ पर जो R और R डैश लिखा है मैंने, ये सेम भी हो सकते हैं, CH3 या कुछ और भी हो सकता है। यहाँ CH3 हो जाए, यहाँ C2H5 हो जाए, कुछ भी हो सकता है, बट कार्बन वो बीच में होगा, COO ग्रुप। H होगा, अगर तुमने यहाँ पर H लगा दिया R की जगह तो वो एल्डिहाइड में चला जाएगा, वो उसको कीटोन तुम नहीं बोल सकते, ठीक है। अब कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक होगा RCOOH, ठीक है। इस प्लस के साइन को मत देखना, ये आगे वाले कंपाउंड के लिए वो बताऊंगा अभी। कार्बोक्सिलिक एसिड होगा ये RCOOH, COOH ग्रुप कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, इससे R ग्रुप अटैच है, ठीक है। अब वहाँ मैंने अराइल बताया था, यहाँ है असाइल, दोनों में डिफरेंस देखना, ACYL, वहाँ ARYL था। जहाँ ACYL असाइल हैलाइड है तो COOX यूनिट फिक्स रहेगी, R ग्रुप कुछ भी होगा। X जो है वो यहाँ पर हेलोजन के लिए बोला गया है, असाइल हैलाइड, ठीक है। RCOOX असाइल ग्रुप ये होगा पूरा, तो ये ध्यान रखना। अमाइड, अब अमाइड 3 है, देखो तीनों को ही अमाइड बोला जाएगा, RCOONH2। अब NH2 की जगह एक H की जगह R भी आ सकता है, या दोनों H की जगह R आ सकते हैं, लेकिन उसको अमाइड बोलेंगे। ग्रुप क्या सेम होना चाहिए, COON होना चाहिए, बस इसको हम अमाइड बोलेंगे, ठीक है। अब अमाइड बोला जाता है तो हम यही ज़्यादातर लिखते हैं RCONH2, क्योंकि अगर कुछ और यहाँ पर R ग्रुप अटैच होगा तो उसके लिए कोई कीवर्ड वहाँ पर देगा, जैसे यहाँ पर मिथाइल लिखेंगे, इथाइल लिखेंगे नेम्स में, तो अमाइड इन सबको ही अमाइड बोलेंगे। अब देखो RCONH2, एक H हटाया R लगाया, एक H हटाया R लगाया, R डैश लगाया, ठीक है। ये सेम भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं, लेकिन बोलेंगे अमाइड ही क्योंकि ये यूनिट सेम है। अब अगला आता है एस्टर्स, एस्टर्स और ईथर्स, ये ध्यान रखना। ईथर्स ये हैं, एस्टर्स ये हैं, RCOOR। कार्बोक्सिलिक में क्या था, RCOOH, OH था तो कार्बोक्सिलिक, यहाँ एस्टर्स है। R और R डैश सेम भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं, RCOOR, इसको बोलेंगे हम एस्टर्स। और ईथर्स में ROR, ये डायरेक्ट ईथर्स हो जाएगा। ये ध्यान रखना इन दोनों में डिफरेंस क्या है। एसिड एनहाइड्राइड, अब एनहाइड्राइड जो वर्ड यूज़ होता है उन कंपाउंड्स के लिए यूज़ होता है एनहाइड्राइड जिसमें वाटर प्रेजेंट नहीं होता। जैसे ये मैंने प्लस यहाँ पर क्यों लिखा था, देखो ये प्लस मैंने इसलिए यहाँ पर लिखा था क्योंकि यहाँ पर मैं बताता हूँ कि एसिड एनहाइड्राइड बनेगा कैसे। एसिड एनहाइड्राइड बनेगा जब तुम दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप को RCOOH को दोनों को जब पास में लेके आओगे तो यहाँ से वाटर एलिमिनेट हो जाएगा, H2O, वाटर गया, ये ऑक्सीजन इस कार्बन से जुड़ जाएगा, जैसे यहाँ पर जुड़ा है देखो RCOOR, ये दोनों सेम भी हो सकते हैं, अलग भी। एसिड एनहाइड्राइड, ये अगर ये ध्यान रख पाओ कि दो कैसे बनता है तो और भी अच्छी बात है, आराम से ध्यान रहेगा। एनहाइड्राइड वर्ड से देखना, एनहाइड्राइड मतलब जिसमें पानी प्रेजेंट नहीं होता। अब ये नाइट्रो कंपाउंड RNO2, इसको बोलते हैं नाइट्रो ग्रुप, तो जिसमें भी ये होगा उनको बोलेंगे नाइट्रो के कंपाउंड्स, जिनमें नाइट्रो फंक्शनल ग्रुप होगा RNO2, R ग्रुप कुछ भी होगा। नाइट्राइल और आइसोनाइट्राइल, अब देखो नाइट्राइल क्या होगा, नाइट्राइल में जो कार्बन है उससे R ग्रुप अटैच होगा, और जो कार्बन है वो ट्रिपल बॉन्ड से नाइट्रोजन से कनेक्ट होगा, और नाइट्रोजन के पास यहाँ पर एक लोन पेयर भी है, ठीक है। कार्बन डायरेक्ट R ग्रुप से अटैच होगा और नाइट्रोजन कार्बन से ट्रिपल बॉन्ड से अटैच होगा, इसको कहेंगे नाइट्राइल। आइसोनाइट्राइल में बस इतना डिफरेंस है, जो वो नाइट्रोजन था अब उससे वहाँ पर R ग्रुप अटैच नहीं था। आइसोनाइट्राइल में क्या होगा, जो R ग्रुप होगा वो नाइट्रोजन से अटैच होगा, ठीक है, और कार्बन से अटैच नहीं होगा, कार्बन फ्री रहेगा ऐसे ही। नाइट्रोजन से डायरेक्ट R ग्रुप अटैच। अब नाइट्रोजन के पास लोन पेयर नहीं है क्योंकि 3 बॉन्ड ये बनाता है, 2 इसके पास और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नाइट्रोजन के पास, 2 तो अंदर की तरफ होते हैं, 5 होते हैं उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्डिंग में। यहाँ पर 3 तो यहाँ पर यूज़ हो गए, सॉरी 4 तो यहाँ पर यूज़ हो गए, 1 यहाँ पर यूज़ हो गया, ठीक है। 4 यहाँ पर कैसे, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर है और जो 2 हैं वो इसने डायरेक्ट इसको डोनेट कर दिए हैं, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जो एरो से दिखाया जाता है। ये होता है कोवेलेंट बॉन्ड, ये भी कोवेलेंट बॉन्ड है। यहाँ पर एक नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, एक R ग्रुप का इलेक्ट्रॉन है, तो कितने हो गए, 1 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, 4 और 1 5, ठीक है। तो नाइट्रोजन के मैंने बता दिए। क्योंकि कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि नाइट्राइल में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है, नहीं तो होता है,
आइसोनाइट्राइल में होता है, नाइट्राइल के पास लोन पेयर नहीं, आइसोनाइट्राइल में लोन पेयर नहीं होता है, वो डोनेट कर देता है इसको। तो कभी कभी रीजंस, ये स्टेटमेंट्स नीट के एग्ज़ाम में आती रहती हैं, तो आप इसको ध्यान रखना कि नाइट्राइल कौन सा है और आइसोनाइट्राइल कौन सा है। तो आज की वीडियो में इतना ही था। अब अगले वीडियो में मैं आइसोमेरिज्म स्टार्ट करूँगा, जो इस चैप्टर का अगला पार्ट है। तो जिसको ये वीडियो अच्छी लगी हो वो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और प्लीज़ 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 ये वीडियोस देखो, बहुत काम आएंगे आपके। जो बच्चे 11th में 12th में, उनके लिए बहुत यूज़फुल हैं। सब कुछ यहाँ समराइज़ होगा। आप क्वेश्चंस टाइम पे करोगे, क्वेश्चन ज़्यादा करने पड़ेंगे, क्योंकि जब आप ज़्यादा क्वेश्चंस करते हो तो आपकी एबिलिटी बहुत बढ़ती है अलग अलग क्वेश्चंस करने की। तो वही मैं क्वेश्चंस टाइम टू टाइम दूंगा, क्वेश्चंस अच्छे से करना, और आपके पास कोई बुक है उससे क्वेश्चंस करना। वो आगे आगे मैं बताऊंगा कब क्वेश्चंस करने हैं, कब क्या करना है, कैसे कैसे करना है। तो आप बस देखते रहिए। थैंक यू।